गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच तरंगदैर्घ्य का अंतर किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोडियम प्रकाश की दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मान लीजिए D1 और D2 हैं। वे परस्पर बहुत निकट होती हैं और उनके तरंगदैर्घ्यों का अंतर भी काफ़ी कम होता है। मान लो रेखा D1 का तरंगदैर्घ्य λ1 और रेखा D2 का तरंगदैर्घ्य λ2 है। λ1 λ2 के बराबर नहीं है, तो प्रत्येक रेखा माइकलसन व्यतिकरण मापी में अपने फ्रिंज उत्पन्न करेगी। माइकलसन व्यतिकरण मापी अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिटेल डिस्कस कर लिया है। तो दर्पण M1 की स्थिति को एडजस्ट करके वह स्थिति ज्ञात की जाती है जब फ्रिंज बड़े प्रदीप्त होते हैं। इस स्थिति में D1 द्वारा उत्पन्न प्रदीप्त फ्रिंज D2 द्वारा उत्पन्न प्रदीप्त फ्रिंजों के साथ संपात होंगे। जब दर्पण M1 को थोड़ा हटाया जाता है तो फ्रिंजों के दोनों समुच्च बेमेल हो जाते हैं क्योंकि उनके तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न हैं। जब दर्पण M1 एक विशेष दूरी तय कर लेता है तो एक समुच्च के प्रदीप्त फ्रिंज दूसरे समुच्च के अदीप्त फ्रिंजों के साथ संपात होते हैं और इस अवस्था में कोई भी फ्रिंज दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार दर्पण M1 को हटाने पर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें एक समुच्च के प्रदीप्त फ्रिंज दूसरे समुच्च के प्रदीप्त फ्रिंजों पर पड़ते हैं और फिर से चमक उठते हैं। यह इसलिए संभव है कि बड़े तरंगदैर्घ्य का nth क्रम छोटे तरंगदैर्घ्य के n+1th क्रम संपात होता है। मान लो फ्रिंजों की अधिकतम स्पष्टता वाली दो क्रमागत स्थितियों के लिए जब दर्पण M1 को D दूरी हटाया जाता है तो दृष्टि क्षेत्र के केंद्र पर क्रमशः N1 और N2 क्रम परिवर्तन होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2D N1 λ1 N2 λ2। मान लीजिए कि λ1 λ2 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, N2 N1 + 1। ये वैल्यू इसमें रख दें तो क्या लिखते हैं, 2D N1 λ1 N1 + 1 इंटू N2 की जगह पर अपन ने N+1 कर दिया। इस पर N1 का मान आ गया, N1 कितना आ गया, λ2/λ1 - λ2। N1 का मान इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दें तो क्या आ जाएगा, 2D λ1 λ2/λ1 - λ2 या λ1 - λ2 λ1 λ2/2D। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। λ1 और λ2 का माध्य यदि लैम्डा ले लें तो क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा λ λ1 - λ2, दोनों का जो अंतर है, इक्वल्स टू λ²/2D। लैम्डा क्या है यहाँ पर, λ1 और λ2 का माध्य। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तरंगदैर्घ्यों के अंदर λ1 - λ2 का परिकलन इस प्रकार से कर सकते हैं। वास्तविक कार्य में अधिकतम स्पष्टता की 10 क्रमागत के लिए पाठ्यक्रम जाते हैं और D के माध्य मान का परिकलन किया जाता है। अब यदि अपन तरंग संख्या की बात करें, मान लीजिए μ1 बार 1/λ2 और μ2 बार दोबारा से रिपीट करता हूं, μ1 बार 1/λ1 एंड μ2 बार 1/λ2 है। वापस इक्वेशन नंबर 2 पर जाएं, अपन इस वाली इक्वेशन को लें, क्या लिख सकते हैं, λ1 - λ2 λ1 λ2/2D। λ1 λ2 को यदि इस तरफ नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, 1/λ2 - 1/λ1 1/2D। 1/λ1 और 1/λ2 का मान रखें तो क्या आ जाएगा, μ2 बार - μ1 बार 1/2D। या कह सकते हैं
म्यू टू बार माइनस म्यू वन बार इंटू टू डी इक्वल टू 1। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यह समीकरण दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या का अंतर बताता है। इसको अधिक अच्छी तरह समझने के लिए इसके ऊपर बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, माइकलसन व्यतिकरण मापी के एक प्रयोग में अधिकतम स्पष्टता की दो क्रमागत स्थितियों के लिए दर्पण द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 0.2945 मिलीमीटर है। यदि सोडियम प्रकाश की डी रेखाओं के दो घटकों का माध्य 5893 एंगस्ट्रॉम है तो उनके तरंग दैर्ध्यों का अंतर ज्ञात करो। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपको दे रखा माध्य तरंग दैर्ध्य दे रखा है 5893 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 5893 टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। लैम्डा का मान दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 0.2945 मिलीमीटर यानी कि 0.02945 सेंटीमीटर। तो अभी अपन ने किया डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2d की वैल्यू रख दें और यहाँ पर d की वैल्यू रख दें और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। अब अपन इसमें थोड़ा आगे पढ़ें कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से पतली फिल्मों का अपवर्तनांक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जब M1 की ओर आते हुए प्रकाश पुंज के रास्ते में एक पारदर्शी द्रव्य अभ्रक की एक पतली फिल्म रखी जाती है तो 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर पथांतर दोनों विकिरणशील किरणों के बीच में प्रस्तुत हो जाता है। यहां पर म्यू क्या है? जो भी पदार्थ आपने द्रव्य रखा है उसका अपवर्तनांक है, टी उस फिल्म की मोटाई है। यदि दृष्टि क्षेत्र के केंद्र को एन फ्रिंज पार करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस टू एन लैम्डा। यदि टी एन और लैम्डा ज्ञात हो तो म्यू का मान ज्ञात जा सकता है और यदि म्यू एन और लैम्डा मालूम हो तो टी का परिकलन भी किया जा सकता है। थोड़ा सा और करते हैं। M1 की ओर जाने वाली किरण के पथ में वायुमंडल दाब की हवा से भरी हुई एक ट्यूब रखी जाती है और फ्रिंज दृष्टि क्षेत्र के केंद्र पर प्राप्त किए जाते हैं। इस अवस्था में विभिन्न दाब की हवा का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। मान लो ट्यूब की लंबाई L है और उसमें वायुमंडल दाब की हवा भरी हुई है, ठीक है। ट्यूब पूर्णतः खाली की जाती है और एन फ्रिंज दृष्टि क्षेत्र को पार करते हैं। विकिरणशील दो किरण पुंज के बीच प्रस्तुत पथांतर कितना हो जाएगा? 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एल। तो अपन क्या ले सकते हैं? 2 इंटू माइनस एल इजिकल टू एन लैम्डा। इसको यदि सॉल्व करेंगे म्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा? म्यू इजिकल टू एन लैम्डा अपॉन 2l प्लस 1। इसके ऊपर भी बेस्ड अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग में जब ट्यूब में से पूरी हवा निकाल दी जाती है तो 150 फ्रिंज का स्थानांतरण दिखाई देता है। यदि प्रयुक्त प्रकाश का हवा में तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है तो और ट्यूब की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो हवा का अपवर्तनांक क्या करो? तो क्या है यहाँ पर n इजिकल टू दिया हुआ है 150, लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम या 4000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ट्यूब की लंबाई L दे रखी है सेंटीमीटर, तो म्यू का मान निकालना। अब आपको फॉर्मूला बताया था 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एल इजिकल टू एन लैम्डा या म्यू इजिकल टू एन लैम्डा अपॉन 2l प्लस 1। पर n पता है आपको, लैम्डा पता है और l पता है। n की वैल्यू रख दें, लैम्डा की वैल्यू रख दें और l की वैल्यू रख दें और जब इसको सॉल्व कर लें तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.00015। तो इस तरह से अपन हवा का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे लेंगे।